अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ बायोएनर्जेटिक्स। बच्चे से पहले हमने फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि आपके लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन थे, यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, फोटोसिंथेसिस में भी और ऑटोट्रॉफ में भी, फोटोट्रॉफ में भी और ऑटोट्रॉफ में भी। ठीक है, तो बात करते हैं रिस्पायरेशन होती क्या है। बस यहाँ पे पहले पैराग्राफ उसी के बारे में है कि रिस्पायरेशन के ज़रिए हमारे पास एनर्जी बनती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी में होने वाले तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो रिस्पायरेशन वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, सही। तो और रिस्पायरेशन क्या है, खुद क्या है, बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी। जो फूड मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इंजेस्ट किया है उसको ब्रेक डाउन करना और उससे क्या रिलीज करवाना, एनर्जी। और उस एनर्जी से हम क्या यूज़ करेंगे, उस एनर्जी को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, अपनी बॉडी के होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस में। ठीक हो गया। अब फूड को हम ब्रेक डाउन किससे करते हैं, मतलब फूड क्या है, ये फूड लिया, ये ले भाई टूट जा, ऐसा नहीं होता। फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, और जब फूड ब्रेक डाउन होता है हमारे पास तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी। क्या ये सिर्फ एनर्जी मिलती है, नहीं, वो अपने साथ दो चीज़ें और भी लेकर आती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आती है, वाटर भी लेकर आती है। वाटर तो चलो यूज़फुल है, वो बॉडी के अंदर ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह बॉडी के लिए, तो वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमें ये नज़र आ रहा है, अब इक्वेशन हमें ये दिखा रही है कि हमारे पास ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एटीपी में। एटीपी हमारे लिए क्या है, एनर्जी, और वाटर हमारे लिए यूज़फुल है, तो ये चलो बॉडी में रहेगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, डेंजरस है, तो बॉडी से बाहर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, हम जब इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं, और जब सांस बाहर लेते हैं तो क्या बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चे, अब इक्वेशन ने हमें ये बताया कि मेन प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल विच इज़ एटीपी। कॉमनली ये समझा जाता है कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन हमारे पास एक ही चीज़ है, पर हकीकत में ये दोनों अलग हैं, पर ये दोनों एक मिले हुए हैं। मतलब हैं दोनों अलग, पर ये लोग आपस में कहाँ पे मिले हुए हैं, ज़रा मैं बताता हूँ। चलो पढ़ लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से कहाँ से बाहर जाती है, सांस के ज़रिए से, ब्रीदिंग के ज़रिए से। तो मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट, मतलब सांस को अंदर बाहर करने को हम क्या नाम देते हैं, वेंटिलेशन का नाम देते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेता है। ब्रीदिंग की वजह से हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो पाती हैं, सही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जाती है, ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर चली जाती है। तो ब्रीदिंग के मायने है गैसियस एक्सचेंज। रिस्पायरेशन का मायने है कि जो ब्रीदिंग से हमारे पास ऑक्सीजन आई है सेल के अंदर, सेल उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, ताकि क्या रिलीज हो, एनर्जी। रिस्पायरेशन क्या है कि टू मेक पॉसिबल एनर्जी प्रोडक्शन एट सेलुलर लेवल। ओके जी, दो तरह की रिस्पायरेशन होती हैं, एक होती है हमारे पास एरोबिक और एक होती है एनएरोबिक। एन का मतलब होता है, या ए का मतलब होता है एब्सेंट। यहाँ पे हमारे पास किसी चीज़ की एब्सेंस होगी, और किस चीज़ की एब्सेंस होगी, हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। अभी तो आपने बोला सर ग्लूकोज तो टूटता ही हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, तो बच्चे हाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ना टूटे तो हम उसको क्या कहेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज टूटता है तो उससे नंबर ऑफ एटीपीज बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 36 एटीपीज बनते हैं। जबकि हमारे पास एनारोबिक में एटीपीज कम बनते हैं, तकरीबन 4 के करीब बनते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एनारोबिक करने की नौबत क्या आ रही है। एनारोबिक करने की नौबत ये आ रही है कि बेटा सपोज करो आपके एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑक्सीजन है नहीं, तो आपको तो एटीपी चाहिए ना मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, तो कहीं से तो आप लोगे, तो आप एनारोबिक रिस्पायरेशन करोगे, ग्लूकोज को विदाउट ऑक्सीजन तोड़ दोगे। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन की इतनी गहराइयों में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वो तो एनारोबिक रिस्पायरेशन ही करेंगे। या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, सांस सही से नहीं जाती, तो आप भी एनारोबिक रिस्पायरेशन कर रहे होते हो। ओके जी, पढ़ लेते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास क्या होती है। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है, ये कदीम ज़माने की रिस्पायरेशन है, जो कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, और इसी एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इस पर, और ये कब होती है, जब ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल ना हो, तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो फूड एनर्जी को ब्रेक डाउन कर देते हैं विदाउट ऑक्सीजन, जिसको हमने क्या नाम दिया, एनारोबिक रिस्पायरेशन का। ये किन के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है। ये बैक्टीरिया के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है, और एंडोपैरासाइट के अंदर होती है, और कभी कभार एनिमल्स के अंदर भी होती है। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता। ग्लूकोज अगर कंप्लीटली ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी 36 एटीपीज। ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% हमारे पास ब्रेक होता है, सही है। उसकी वजह से हमारे पास एटीपी कम बनते हैं, लेकिन वो इतना ब्रेक होता है कि लाइफ सस्टेन हो सकती है, जितनी एटीपी चाहिए थी उतनी मिल जाती है। दो तरह की हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होती है हमारे पास एसिडिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि जब ये ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं तो ये हमारे पास
ग्लूकोज से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के बजाय वाटर की जगह क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, इथेनॉल, अल्कोहल। यहाँ पे हमारे पास क्या बनना था, वाटर, पर वाटर था नहीं क्योंकि ग्लूकोज, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो क्या बन गया, इथेनॉल। अब ये इथेनॉल क्या है, शराब है, अल्कोहल है। अब ऑब्वियसली इस अल्कोहल का इंडस्ट्रियल यूज़ है, और जब इंडस्ट्रियल यूज़ है तो फिर ऑब्वियसली इंडस्ट्री में अल्कोहल इसी तरीके से बनाई जाती है फर्मेंटेशन के जरिए से। दूसरे नंबर पर है एसिडिक फर्मेंटेशन। एसिडिक फर्मेंटेशन में भी क्या होगी, हमारे पास ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा किसमें, एनर्जी में और लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड हमारे पास डेंजरस होती है। जब हम इंसान जब 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 आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, अचानक से क्या होता है, आप थकने लगते हो, थकते थकते वक्त आप एनारोबिक रिस्पायरेशन की तरफ जैसे ही शिफ्ट करते हो तो आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होने लगता है, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड ना जाके एक्यूमुलेट हो जाता है आपके मसल्स में, इस वजह से आपको मसल्स का पेन होने लगता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। A little amount of energy is produced as compared to aerobic respiration. Anaerobic respiration में बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक respiration के बनस्बत, पर ये इनफ होती है ताकि वो एथलीट्स के मसल्स को पावर कर सकें एट द टाइम ऑफ स्प्रिंट्स। और एथलीट्स को फिर पेन भी होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनको मसल फटीग हो जाता है। और मसल फटीग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टिक एसिड, जो उसके मसल्स में प्रोड्यूस हुआ है। ओके जी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर बात करते हैं कि जैसे हमने बात की कि एज वी हैव डिस्कस, हाँ बेसिकली एडवांटेज सिंपल, ये पढ़ने की ना भी ज़रूरत पड़े ना, मैं आपको बताता हूँ। इस पैराग्राफ में ये बात की गई है, ये वाले पहले पैराग्राफ में, कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास कमर्शियल यूज़ है। कमर्शियल यूज़ क्या है कि विनेगर बनता है, लैक्टिक एसिड से क्या बना सकते हैं, विनेगर्स बना सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन से हमने क्या देखा बनते हुए, एथाइल अल्कोहल बनते हुए देखा। एथाइल अल्कोहल क्या किस लिए यूज़ होता है, बियर बनाने के लिए, वाइन्स बनाने के लिए और बेवरेजेस बनाने के लिए। और बेकिंग इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन में क्या होती है, बेकिंग होती है ना, फर्मेंट करता है वो ईस्ट से, जिसमें जो क्या करते हैं, फ्लफ़ी सा शेप दे देते हैं केक्स को, ब्रेड्स को, या पिज़्ज़ा बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए। सही है बच्चे, ये तो था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब आते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन पे। एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास फूड की ब्रेकडाउन होती है किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे। और ये ऐसा मेथड है रिस्पायरेशन का जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं, 36 एटीपीज। एक ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ हमें क्या मिलती है, 36 एटीपीज, यानी 2827 किलो जूल्स पर मोल ऑफ ग्लूकोज। इतनी एनर्जी हमें मिलती है इससे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके जी, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब क्या है, शुगर यानी ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज को ये लोग ब्रेकडाउन करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज क्या होगा, दो उसमें टूट जाएगा। ये था मेरे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। ये ब्रेकडाउन हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड में, 3 कार्बन कंपाउंड में ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होगा किस में, पायरोविक एसिड में, 3 कार्बन कंपाउंड इंटू पायरोविक एसिड में। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, अच्छा ये स्टेप ना, ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप दोनों में कॉमन होता है, एरोबिक में भी कॉमन होता है और एनारोबिक में भी कॉमन होता है। अब ये जो स्प्लिटिंग हुई है ना ग्लूकोज की, इसने हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, विच इज़ कितनी, 2 एटीपी। अब ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये कहाँ पर होता है, साइटोसोल के अंदर होता है। इसके स्टेप्स आप लोग मैट्रिक में ही देखे हो, फर्स्ट ईयर में ही देखेंगे। अगला स्टेप क्या है हमारे पास, पायरोविक एसिड बन गया। अच्छा मैं स्टार्ट से बताता हूँ, ये था मेरे पास ग्लूकोज, टूटा किसमें, पायरोविक एसिड में, 2 पायरोविक एसिड में। और ये दोनों के दोनों कितने कार्बन कंपाउंड थे, 3 कार्बन कंपाउंड थे। और इनके टूटने से कितनी एटीपी रिलीज हुई, 2 एटीपी। सही है, ग्लूकोज खुद कितने कार्बन कंपाउंड था, 6 कार्बन कंपाउंड था। और ये स्टेप हमारे पास कॉमन है बोथ एरोबिक में भी और एन एरोबिक में भी। ठीक है, अगला स्टेप है क्रेब्स साइकिल, जो सिर्फ किसके अंदर होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर होगा, जिसमें पायरोविक एसिड जो हमारे पास बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। अब ये ऑक्सीजन जाके क्या करेगी, पायरोविक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, साइक्लिक मैनर के अंदर। अब ब्रेक डाउन करने की वजह से और एटीपी प्रोड्यूस होंगी, और फिर फाइनली क्या होगा हमारे पास कि वो एटीपी जो प्रोड्यूस होंगी वो किसके अंदर चली जाएंगी, एटीपी के, एनएडी के अंदर और एफएडी के अंदर। और वो क्या बन जाएंगे, NADH2 और FADH2। ये दोनों क्या हैं, चार्ज मॉलिक्यूल। अब ये आगे वाला जो स्टेप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें जाके यूटिलाइज होंगे, और इस स्टेप में हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी होंगी। और ये भी कहाँ पर हो रहा है हमारे पास, क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ओके जी, हाँ जी, ये पिक्चर बहुत अच्छी है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस पिक्चर ने बहुत अच्छे से समझाया। आखिरी स्टेप क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी देगा कौन, NADH2 और FADH2, जिनको ऊपर एनर्जी मिलेगी। और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएंगी, मल्टीपल एटीपीज, बहुत सारी एटीपीज। और ये कहाँ पे होता है, क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया।
अच्छा जी, अब इधर देखें, पूरा प्रोसेस मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये था हमारे पास ग्लूकोज, कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर रेड कर लेता हूँ, ये तब ग्रीन सही है। ये था हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास पहला स्टेप क्या था, ग्लाइकोलिसिस, जिसमें किसमें टू ब्रेक डाउन हुआ, 2 पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज देखो कितने कार्बन था, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, 2 पायरुविक एसिड में, दो ना, जो कि दोनों कितने थे, 3 कार्बन कंपाउंड। ये एक पायरुविक एसिड और ये दूसरा पायरुविक एसिड, सही है। ये वाला जो स्टेप था, ये वाला स्टेप दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन था, एरोबिक में एनारोबिक में। अगला स्टेप था हमारे पास कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के लिए ये हमारे पास एंटर कर जाता है कहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स। ये सब क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एंटर करने के बाद ये कार्बन क्या करेंगे, मैट्रिक्स में एंटर करने के बाद ये वहाँ पे पड़े एन को और एफ को रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, जिसकी वजह से उनमें एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी जैसी आएगी, ये जो हमारे पास दोनों पायरुविक एसिड थे, किसमें चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यानी सिट्रिक साइकिल में। सिट्रिक साइकिल में जैसे ही जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, और एन जो हमारे पास और एफ जो चार्ज हो चुके थे, एक सेकंड, जो एन और एफ जो हमारे पास चार्ज हो चुके थे, वो यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारे पास तकरीबन 36 एटीपीज बन जाएंगी। आप लोगों को मैं यही बता रहा हूँ, जो बुक में लिखा हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, और वो डिटेल आप लोग फर्स्ट ईयर में आके पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आप लोग फर्स्ट ईयर में आके पढ़ेंगे। अभी 9 में बहुत सिंपल करके बताया हुआ है, तो सिंपल ही रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हमारे पास रिस्पायरेशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे होती है। सबसे पहले तो सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे अभी हमने देखा क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिस्पायरेशन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी, और एनर्जी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए चाहिए होता है, उसमें सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है। सेल डिवीजन के लिए भी एनर्जी चाहिए, ग्रोथ के लिए भी चाहिए, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जो हम मॉलिक्यूल या आइंस को बेचते हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी चाहिए, पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ये बड़ी आसान सी रट्टे वाली बात है, बड़ी आसान सी है, याद भी खुद समझ आ जाएंगी ये चीज़ें। बॉडी के बेसिकली इन शॉर्ट सारे प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब एक कंपेरिजन टेबल है फोटोसिंथेसिस का और रिस्पायरेशन का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल में। सनलाइट आई किसके ऊपर, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल में उस एनर्जी को इस्तेमाल किया और कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी में। रिस्पायरेशन में क्या था, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, एटीपी में। ये सिर्फ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी प्लांट्स, बैक्टीरिया, अल्जी और फंजाई, और ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट होना ज़रूरी है, जबकि रिस्पायरेशन के लिए लाइट होना ज़रूरी नहीं है। ये हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में, और रिस्पायरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि इसके लिए क्या ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। अगर एनोरेबिक होगी तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट भी चलेगा। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सिर्फ ग्लूकोज होता है, और जबकि इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एटीपी है। ओके जी बच्चे, तो अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे चैप्टर नंबर 8 के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।